हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी के चैप्टर 2 को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी के इस चैप्टर 2 में आपको उदारवादी प्रतिनिधि लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र और विमर्शी लोकतंत्र को काफ़ी अच्छे से समझना है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इन कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आपको इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाया जाएगा। सारी बातें आपके सिलेबस के अनुसार आपको बताई जाएंगी, आपको पढ़ाई जाएंगी। तो यही कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी बातें आप अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों, ये जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इजी हैं, बहुत आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन हाँ, हमें अधिक से अधिक बातों को समझना है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार हमें काफ़ी डीपली यहाँ पर अध्ययन करना है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको बातें अच्छे से डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस टॉपिक को, अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है। अगर शॉर्ट में कहा जाए दोस्तों, तो अगर आपने इस पहले चैप्टर की वीडियो देख रखी है तो वहाँ पर मैंने जो उदार लोकतंत्र के बारे में थोड़ी सी बातें आपको समझाई थी, वही उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें अच्छे से समझाना है। तो देखिए, उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें लोग अपने फैसले लेने के लिए प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। यानी जनता सीधे शासन नहीं करती, बल्कि चुने हुए नेता उनकी तरफ से शासन करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता के बिहाफ पर निर्णय लेते हैं, देश को चलाते हैं, शासन व्यवस्था संभालते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता के पास ही होती है, सत्ता जनता के हाथों में होती है। लेकिन उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वही जनता की तरफ से फैसले लेते हैं, जनता के बिहाफ पर वो फैसले लेते हैं, शासन करते हैं। तो बहुत सिंपल से ये आपको ये एक पॉइंट समझ में आ गया कि उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से, रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से शासन चलाती है। जैसे कि दोस्तों, मैं भारत का उदाहरण आपको देकर समझाता हूँ। जैसे कि भारतीय नागरिक वोट देकर किसी विधायक या सांसद को चुनता है और वो सांसद या जो वो विधायक है वह नागरिक जो जनता है उसकी तरफ से शासन करता है, निर्णय लेता है। तो यही है उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, बाकी रिप्रेजेंटेटिव वाली प्रतिनिधि वाली बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी कई सारी विशेषताएँ हैं, यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। अब हम इसको यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, तो यहाँ पे कई सारी विशेषताएं बताई गई हैं। देखिए दोस्तों, ये जो व्यवस्था है लोकतंत्र की, ये जो व्यवस्था है उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र, इसमें क्या होता है कि संविधान से सुरक्षा दी जाती है। किसको? तो देखिए, लोगों के अधिकारों की संविधान और कानूनों के माध्यम से रक्षा की जाती है, ताकि कोई सरकार या संस्था उनके अधिकारों को छीन ना सके। देखिए, जहाँ पर भी उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है, ये जो व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पर क्या सिस्टम होता है, वहाँ पर ये व्यवस्था की जाती है कि वहाँ पर एक संविधान होता है। ठीक है, संविधान के द्वारा लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। सरकार की शक्तियों के बारे में भी संविधान में इस पर लिखा होता है कि सरकार की कहाँ मतलब कितनी शक्ति है, सरकार की कितनी मतलब सीमाएं हैं। तो संविधान के द्वारा लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है और जो भी व्यवस्था है वो की जाती है। तो पहले चीज़ आपने ये नोट कर ली। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जहाँ पर भी उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जहाँ पर भी ये प्रणाली है, वहाँ पर क्या विशेषता देखी जाती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। मतलब जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से किए जाते हैं। जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का पूरा हक होता है। इस व्यवस्था में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। चुनाव जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, निष्पक्ष होते हैं और नियमित होते हैं, मतलब एक अंतराल के बाद होते हैं। जैसे कि भारत में जो लोकसभा के इलेक्शन हैं वो हर 5 साल में कराए जाते हैं। हालांकि अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो उससे पहले भी चुनाव हो सकता है। मतलब चुनाव निष्पक्ष होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और नियमित होते हैं उदार लोकतंत्र में। ठीक है, मैं जब कहता हूँ दोस्तों उदार लोकतंत्र या जब मैं कहता हूँ उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र, वास्तव में दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर ध्यान रखिए, जब मैं पश्चिमी लोकतंत्र भी कह देता हूँ तब भी यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं। उदार लोकतंत्र, पश्चिमी लोकतंत्र, उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र, इन तीनों का मतलब एक ही है। और साधारण रूप में हम ज़मीनी स्तर की बात करें तो कई बार जब आप लोकतंत्र के बारे में सोचते भी हो ना, क्योंकि देखिए मुझे पता है आप लोगों की पृष्ठभूमि मुझे पता है। जैसे मैं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी अधिकतर जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं। उत्तर भारत के आप लोग, अधिकतर लोग उत्तर भारत के ही हैं। तो मुझे मतलब थोड़ा सा एक अंदाज़ा है।
तो अगर मैं उस अंदाजे के हिसाब से भी अगर मैं बात कहूँ, तो आप लोग भी जब लोकतंत्र के बारे में कुछ विचार करते हो, या जब मैं खुद भी लोकतंत्र के बारे में कोई विचार करता हूँ तो सबसे पहले मैं उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में ही सोचता हूँ। जो उदारवाद का लोकतंत्र है, उदार लोकतंत्र है, उसी की विशेषताएं ही मेरे ध्यान में आती हैं। बाकी चलिए आगे और स्पष्ट आपको किया जाएगा। बाकी देखिए, बहुत सिंपल है कि उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि संविधान से सुरक्षा दी जाती है, अधिकारों को सुरक्षा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा संविधान के द्वारा दी जाती है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। असली ताकत जनता के हाथ में ही होती है चुनावों के कारण। व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता है। देखिए, उदारवादी लोकतंत्र में व्यक्तिगत अधिकारों की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, जैसे कि हर व्यक्ति को कुछ ज़रूरी स्वतंत्रताएं मिलती हैं इसमें, जैसे बोलने की आज़ादी, धर्म मानने की आज़ादी, अखबार और मीडिया की स्वतंत्रता, और भी जो आवश्यक स्वतंत्रताएं या अधिकार हैं उसकी बात इस प्रणाली में की जाती है। मतलब नागरिक अपने विचार खुलकर रख सकते हैं और कोई सरकार उनकी आज़ादी छीन नहीं सकती। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जो व्यवस्था है उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की, इसमें नागरिकों को अधिक अधिकार मिलते हैं, ठीक है। उदारवाद की विचारधारा इसमें शामिल है, मतलब खुलापन अधिक है, ठीक है। नागरिकों की अधिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे, थोड़ा ऐसी बात भी यहाँ पे की जाती है। कानून का शासन, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ कानून से ऊपर नहीं है। उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र में ये व्यवस्था होती है कि कानून का शासन स्थापित किया जाता है, मतलब कानून सर्वोपरि होता है, ठीक है। हर कोई, चाहे वो आम आदमी हो या प्रधानमंत्री यानी कि अमीर आदमी हो, या गरीब आदमी, या कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, या कोई आम आदमी है, तो वो सब कानून के सामने बराबर हैं। सरकार भी कानून के दायरे में रहती है। अदालतें यह सुनिश्चित करती हैं कि सबके साथ समान व्यवहार हो। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे दोस्तों लिखा है कानून के बराबर, तो आप यूँ कह सकते हो कानून के सामने बराबर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आप करेक्शन करके लिख सकते हो। और सभी को वोट का अधिकार, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत इसमें अपनाया जाता है। जो उदार लोकतंत्र है, उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र में सभी को वोट का अधिकार दिया जाता है। हर वयस्क नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक होता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या वर्ग से हो। तो यहाँ पे बहुत सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई, उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषताएं बताई। बेसिकली आपको बस समझ में आ गया कि उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई, ये किस तरह से इसका विकास हुआ, मतलब शुरुआत कैसे हुई। बेसिकली दोस्तों, अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने दोस्तों चैप्टर 1 पढ़ा है, क्योंकि ये चैप्टर 2 है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी के चैप्टर 1 में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो आधुनिक लोकतंत्र है उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो वहाँ पे जो मैंने बातें बताई थी वो एग्जैक्ट यहाँ पर भी लागू हो रही हैं। कोई बड़ा अंतर नहीं, बस शब्दों का थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पे आधुनिक लोकतंत्र लिखा था और यहाँ पे लिखा है उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो तभी मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जल्दी से समझेंगे कि देखिए उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, प्राचीन ग्रीस से इसकी शुरुआत मानी जाती है कि प्राचीन ग्रीस में जो प्राचीन यूनान है, वहाँ पर कई सारे नगर राज्य हुआ करते थे, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता था, ठीक है। उसकी अपनी अलग विशेषता थी, उसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन कुछ बातें अगर हम समझें तो प्राचीन यूनान में जो कई नगर राज्य थे, जैसे कि एथेंस, तो वहाँ पे जो लोकतंत्र था, वहाँ पे कुछ ही लोगों को लोकतंत्र में शामिल किया गया था, जिन्हें नागरिक कहा जाता था। और नागरिक कुछ ही लोगों को माना जाता था, महिलाओं को, दासों को, और जो विदेशी थे उनको लोकतंत्र से दूर रखा गया था। तो इस तरह की मतलब वहाँ पे लोकतांत्रिक प्रणाली थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। लोग प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करते थे लोकतंत्र में, ठीक है। निर्णय वगैरह लेने की प्रक्रिया में वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे। तो इस तरह का लोकतंत्र प्राचीन ग्रीस में पाया जाता था। इसी को उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत के रूप में देखा जाता है कि यहीं से फिर शुरुआत हुई उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की। हालांकि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की यहाँ पे बात हो रही है कि यूनान में नगर राज्यों में लोकतंत्र था। उसके बहुत समय बाद हम देखते हैं कोई लोकतंत्र से संबंधित हमें कोई खास चीज़ नहीं दिखाई देती है। मतलब हमें जो लोकतांत्रिक विचार है उससे संबंधित कोई खास विचार, मतलब कोई खास व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। फिर जब हम आधुनिक युग में आते हैं, तब हमें लोकतंत्र की, जो आधुनिक लोकतंत्र है, जो उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र है, उसकी शुरुआत हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये बात मैंने आपको समझा दी दोस्तों। तो देखिए, वास्तविक रूप से कब और कैसे शुरू हुआ। तो ऐतिहासिक तो मैंने बता दिया कि प्राचीन ग्रीस में हमें दिखाई देता है, लेकिन देखिए वास्तविक रूप में तो 17वीं और 18वीं सदी में एक बड़ा बौद्धिक बदलाव आया, जिसे हम प्रबोधन युग कहते हैं। मतलब ऐसा काल आया यूरोप में, प्रबोधन युग आया, एनलाइटमेंट एज आया, जब लोगों के अधिकारों की अधिक बात होने लगी, तर्क के आधार पर निर्णय लिए जाएं, इसकी बात होने लगी, ठीक है। जनता को अधिक अधिकार मिले, इसकी बात होने लगी। कई सारे विचारक सामने आए, कई सारे दार्शनिक सामने आए, जैसे कि जॉन लॉक। इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। इनका मानना था कि सरकार का एक मतलब कर्तव्य है, काम है कि सरकार लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करे, और सरकार को अपने मतलब
अपने काम सीमित रखना चाहिए। उसका मेन फोकस लोगों के अधिकारों, लोगों की स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना होना चाहिए सरकार का मेन काम, ऐसा जॉन लॉक का मानना था। तो लोगों के अधिकारों की अधिक बात की गई, लोगों की अधिक स्वतंत्रता की बात की गई, ठीक है, सरकार को सीमित करने की बात की गई, संपत्ति के अधिकार की रक्षा करे सरकार, इसकी बात की गई। रूसो जैसे विचारक, रूसो ने कहा दोस्तों, तो कई रूसो भी एक दार्शनिक थे, तो रूसो और कई दूसरे दार्शनिक भी आए, तो उन्होंने भी अपने अपने विचार रखे। रूसो ने कहा सरकार को जनता की सहमति से चलना चाहिए, इसे उन्होंने सामाजिक अनुबंध कहा। अब देखिए, सामाजिक अनुबंध का टॉपिक अपने आप में ही पूरा एक चैप्टर है, तो इसे जब आपको रूसो को पढ़ाया जाएगा तब आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अभी बस आप इतना समझिए कि 17वीं 18वीं शताब्दी में एक बौद्धिक बदलाव आया, ठीक है, एक प्रबोधन काल आया जिसमें लोगों के अधिकारों की अधिक बात होने लगी। अलग अलग दार्शनिक, कई सारे दार्शनिक सामने आए जिन्होंने अलग अलग विचार सामने रखे, लोगों के अधिकारों से संबंधित अलग अलग सिद्धांत सामने रखे, जिससे कि लोगों के अधिक अधिकारों की बात होने लगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात होने लगी। इन विचारों ने उदारवाद और प्रतिनिधि लोकतंत्र की नींव रखी। जब हम पढ़ते हैं कि उदारवाद की विचारधारा कैसे पनपी, कैसे मतलब इसका जन्म हुआ, तो हम यही समझते हैं कि ये जो विचारक थे जॉन लॉक और जो दूसरे विचारक आए, ठीक है, तो इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही उदारवादी विचारधारा के जन्म, उदारवादी विचारधारा की शुरू करने में, उदारवादी विचारधारा की शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया किस तरह से वास्तविक रूप में उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की शुरुआत हुई। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे फिर इसमें और विकास होता चला जाता है। देखिए, बड़े बदलाव कब आए? अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति ने इन विचारों को वास्तविक सरकारों में बदला। अब देखिए, अमेरिका की जब क्रांति हुई, फिर जब संविधान बनाया गया वहाँ पर, तो वहाँ पर संविधान जब बनाया गया तो उसमें जनता के अधिकारों की बात की गई, ठीक है, सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो विधायिका है, तो उसके शक्तियों का बंटवारा किया गया, कानून के अनुसार शासन की व्यवस्था की गई, मतलब अधिक से अधिक लोकतांत्रिक चीज़ों को शामिल किया गया अमेरिका के संविधान में। तो इससे भी जो लोकतांत्रिक विचारधारा है, स्पेशली हम बात कर रहे हैं उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की जो विचारधारा है, जो व्यवस्था है, वो और मजबूत हुई ना, क्योंकि अब अमेरिकी संविधान में एक पूरी व्यवस्था की गई, एक शासन व्यवस्था के रूप में अपनाया गया, इन सारे विचारों को, लोगों के अधिकारों की बात की गई, तो इससे ये धारणा और मजबूत हुई। ऐसे फिर फ्रांसीसी क्रांति, इस क्रांति ने, देखिए, फ्रांसीसी क्रांति 1789, इस क्रांति ने राजा के निरंकुश शासन को चुनौती दी और जनता की सत्ता की अवधारणा को मजबूत किया। क्रांति का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और ये जो विचार दोस्तों, ये फिर फ्रांसीसी क्रांति से फिर पूरी दुनिया में ये विचार फैला, लोगों की स्वतंत्रता की बात अधिक होने लगी, समानता की, बंधुत्व की बात होने लगी, तो ये विचार दुनिया में फैला। इस आंदोलन ने सभी नागरिकों के समान अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन की मांग को वैचारिक और राजनीतिक आधार दिया। तो मतलब दोस्तों, यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि जैसे कि अमेरिकी क्रांति हुई, फिर वहाँ पे संविधान को लागू किया गया, बनाया गया, फ्रांसीसी क्रांति हुई जिससे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार प्रबल हुआ, तो इससे क्या हुआ? इससे जो उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो विचार है, जो व्यवस्था है, वो और मजबूत हुई और व्यवस्थित हुई, ठीक है। फिर इसी बीच हम देखते हैं, इसी टाइम पीरियड के बीच औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद का उदय, मध्यम वर्ग का उभरा, एक बड़ा मध्यम वर्ग उभरा जिसने शिक्षा, प्रेस और राजनीतिक भागीदारी की मांग की। इसी वर्ग ने उदार लोकतंत्र को मजबूत बनाया। अब देखिए, मध्यम वर्ग उभरा, एक बड़ा मध्यम वर्ग उभरा जिसने शिक्षा की बात की, स्वतंत्र प्रेस होनी चाहिए इसकी बात की, राजनीतिक भागीदारी की बात की कि हमें भी राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए, समानता की बात की। कई नारीवादी विचारक सामने आए जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की। तो इससे जो उदार लोकतंत्र है उसको मजबूती मिली, ठीक है। धीरे धीरे 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में इस तरह की सरकारें बनने लगी। मतलब 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में और अमेरिका में ऐसी कई सरकारें बनी जिन्होंने ऐसी व्यवस्था को अपनाया। तो इससे भी जो उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था है, इसको मजबूती मिले और फिर धीरे धीरे दुनिया के कई देशों ने इसे अपनाया। आज की स्थिति तो देखिए, आज उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र दुनिया के कई देशों में चल रहा है, लेकिन हर देश में इसका तरीका और स्वरूप थोड़ा अलग है, क्योंकि हर देश की संस्कृति, राजनीति और आर्थिक स्थिति अलग होती है, ठीक है। आज की अगर हम बात करें तो कई देशों में उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है, लेकिन हाँ, हर देश में इसका थोड़ा तरीका और स्वरूप अलग है। हर देश की संस्कृति, राजनीति और आर्थिक स्थिति भी अलग है, तो ये भी कुछ कारण है जिसके कारण ये जो व्यवस्था है इसमें थोड़ा अंतर देखा जाता है हर देश में। जैसे कि कई सारे देशों में उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है, लेकिन हर देश की उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र से संबंधित जो शासन व्यवस्था है, हर देश में इसमें थोड़ा सा अंतर भी देखा जाता है, क्योंकि
हर देश की संस्कृति, राजनीति और आर्थिक स्थिति अलग होती है। संक्षेप में समझें तो उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की सोच ग्रीस से शुरू हुई, लेकिन असली विकास 17वीं और 18वीं सदी के दार्शनिकों और अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों से हुआ। आज यह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अपनाई गई शासन प्रणाली बन चुकी है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे सारी बातें समझाई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सहभागी लोकतंत्र की। कई स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि सर क्या भारत में उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में भी क्या होता है कि हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं, सांसद, विधायक, इनको चुनते हैं हम। और जब हम बात करते हैं उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषताओं की, तो उसकी जो विशेषताएं हैं वो भारत में भी आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, क्योंकि भारतीय संस्कृति भारत की अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है, ठीक है, अपनी आर्थिक स्थिति है, अपनी राजनीतिक स्थिति है, तो हम देखते हैं कि थोड़ा अंतर है। भारत ने अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के अनुसार उदार प्रतिनिधि लोकतंत्र से संबंधित विशेषताओं को अपनाया है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करने का प्रयास किया गया जो सबसे उत्तम हो। तो जो भी भारत को चीज़ें अच्छी लगी वो चीज़ें लोकतंत्र में शामिल करने का प्रयास किया गया। अब यहाँ पे देखिए, सहभागी या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? तो बहुत सिंपल है। देखिए, सहभागी लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र होता है जिसमें सिर्फ चुनाव में वोट देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि लोग सरकार के फैसलों और नीतियों को बनाने में भी सीधा हिस्सा लेते हैं। उदाहरण के लिए ब्राज़ील का पोर्टो एलेग्रे शहर, यहाँ नागरिक तय करते हैं कि नगर निगम का पैसा कहाँ लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है फैसला लेना, निर्णय लेना, ठीक है, और नीतियों को बनाने में सीधा हिस्सा लेना, सीधा भागीदारी करना। तो यही सहभागी लोकतंत्र है। देखिए, सहभागी लोकतंत्र में जो जनता है, जो लोग हैं, वो सीधे तौर पर जो भी सरकारी फैसले हैं, ठीक है, जो भी सार्वजनिक हित के फैसले हैं जो सरकार को लेने चाहिए या जो सरकार के दायरे में हैं, तो उन्हें जब हम कहते हैं कि नागरिक वो फैसला ले रहे हैं या नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वो कुछ सरकारी फैसले लें या वो कुछ नीतियों को बनाने में सीधा पार्टिसिपेट करें, ठीक है, तो ये सहभागी लोकतंत्र हुआ। मेरा मतलब है, सिंपल सा अगर हम कहें तो आप यूँ कह सकते हो कि जब लोग सरकार के फैसलों और नीतियों को बनाने में सीधा हिस्सा लेते हैं तो उसे हम सहभागी लोकतंत्र कहते हैं। अब देखिए, एक मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, देखिए एक रोड है दोस्तों। अब इस रोड पर हर जगह से, मतलब कई सारे शहरों से गाड़ियाँ आती हैं, जाती हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, इस रोड पे कई सारे गड्ढे हैं, रोड ख़राब स्थिति में है। अब इस रोड को सुधारना है। अब एक चीज़ तो ये हो गई कि मतलब सरकार का ये काम होगा कि सरकार को भाई रोड को सुधारना है, ठीक है, लेकिन अब सरकार कभी भी फैसला ले सकती है, तो ये सरकार के ऊपर हो गया, ये सरकार काम करेगी, ऐसा हो गया। लेकिन जब कहा जाए कि जनता के पास ये अधिकार दे दिया गया है कि जो आसपास की जनता है उसके पास ये अधिकार है कि वो निर्णय ले सकती है, तो अब जब जनता इकट्ठी होती है, आम लोग इकट्ठे हो, जो मतलब लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं और फैसला करते हैं कि देखिए यहाँ पे इस रोड पर 5 गड्ढे हैं, इस 5 गड्ढे को बनाने में लगभग इतना खर्च आना चाहिए, ठीक है, और इसके लिए इतना पैसा लगना चाहिए और इतना पैसा यहाँ से हमें मिलना चाहिए, और जो सबसे अच्छा इंजीनियर हो उसको इस सड़क को, इस गड्ढे को भरने का काम सौंपा जाए, जो सबसे अच्छा ठेकेदार हो उसको ये काम सौंपा जाए। तो ऐसा फैसला जब जनता ले रही है सरकार की जगह, जब लोग ये फैसला ले रहे हैं और नीतियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डायरेक्ट, तो हम कहेंगे कि ये सहभागी लोकतंत्र का उदाहरण है। मतलब निर्णय लेने पर फोकस कीजिए बस कि ये सड़क ख़राब है। अब सरकार आई सरकार ने फैसला लिया कि भैया देखो सड़क ख़राब है, हमें इसे सही कराना है, तो ये सरकार फैसला ले रही है। लेकिन जब लोग फैसला लें कि देखिए ये सड़क ख़राब है और इसे ठीक करवाना है, ठीक है, मतलब लोगों ने निर्णय लिया और फिर सड़क को ठीक करवाया गया, तो ये मतलब ठीक करवाने का मतलब निर्णय लिया गया और सड़क को ठीक कराया जा रहा है, तो ये हो गया सहभागी लोकतंत्र। मतलब ये है, मेन फोकस आपका होना चाहिए कि निर्णय लेने पर, जो मतलब सरकारी कोई फैसला है तो उस पर जब जनता डायरेक्टली निर्णय ले रही है, जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो क्या हो गया, तो ये हो गया सहभागी लोकतंत्र। यहाँ पे वो सुझाव नहीं दे रहे, फैसला लेने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, नीतियों को बनाने में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने बस सुझाव दे दिया और फिर सरकार अपने आधार पर वो निर्णय सुनाएगी सरकार, ऐसा नहीं है। तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जब लोग सरकारी फैसलों में, नीतियों में, तब हम कहते हैं उसे सहभागी लोकतंत्र। देखिए उदाहरण यहाँ पे काफ़ी अच्छा तो दिया गया है, जैसे कि ब्राज़ील का एक शहर है पोर्टो एलेग्रे। देखिए यहाँ नागरिक तय करते हैं कि नगर निगम का पैसा कहाँ लगेगा। क्या रोड बनवाने में नगर निगम का पैसा लगेगा, या पानी की अगर कोई समस्या है तो उसको सॉल्व करने में नगर निगम का पैसा लगेगा। मतलब लोगों को ये अधिकार दिया गया है, लोग डायरेक्ट फैसला लेने में
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सहभागी हो रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया सहभागी लोकतंत्र। एक्चुअली डिटेल में मैंने आपको समझाया ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी का क्या महत्व है, मतलब सहभागी लोकतंत्र का क्या महत्व है। तो यहाँ पे ये बात लिखी है। तो देखिए, सुशासन के लिए बहुत ज़रूरी है। सुशासन, जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में। जब लोग अपनी राय रखते हैं तो सरकार को सही फैसले लेने में मदद मिलती है और योजनाओं को ठीक से लागू किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब लोग लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, जब लोग सरकार को सही फैसले लेने में हेल्प करते हैं, तो इससे सुशासन काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा हो, मतलब जो शासन है उसमें सुशासन दिखता है, हमें गुड गवर्नेंस दिखता है, ठीक है। ये दोस्तों, ये जो सहभागी लोकतंत्र है ये आपको तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा जब अभी हम विमर्शात्मक लोकतंत्र को और अच्छे से समझेंगे, तब और आएगा आपको समझ में। नीतियों पर प्रतिक्रिया मिलती है। देखिए, जन भागीदारी से सरकार को यह पता चलता है कि कौन सी नीति काम कर रही है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। नीतियों का अच्छा असर, जब लोग खुद हिस्सा लेते हैं तो योजनाएं ज़्यादा असरदार होती हैं, तो अच्छी नीतियाँ बनती हैं। सरकार की जवाबदेही बढ़ती है, जब लोग सवाल पूछते हैं और भाग लेते हैं तो सरकार ज़्यादा जिम्मेदार बनती है। तो ये भी इसका एक महत्व है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं सहभागी लोकतंत्र की आलोचना। सहभागी लोकतंत्र का मतलब है जब आम लोग सीधे तौर पर सरकार के फैसलों में भाग लेते हैं, सुझाव देते हैं या किसी योजना को बनाने में सहयोग करते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, इसमें कई सारी बातें आपको अच्छे से समझाई गई हैं कि इसमें आम लोग सीधे तौर पर सरकार के फैसलों में भाग लेते हैं, सुझाव भी देते हैं, ठीक है, सुझाव देते हैं, सरकारी फैसलों में भाग लेते हैं, किसी योजना को बनाने में सहयोग करते हैं। पर कुछ लोग इससे सहमत नहीं होते, मतलब इसकी कुछ आलोचनाएँ भी होती हैं। तो वो मुख्य तर्क क्या हैं आलोचना के? तो देखिए, सहभागी लोकतंत्र की एक आलोचना ये है कि यह बड़े पैमाने पर संभव नहीं है। मतलब जब देश में करोड़ों लोग हों तो सभी को हर फैसले में शामिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मतलब बड़े पैमाने पर संभव नहीं है, ऐसे ये तर्क दिया जाता है इसकी आलोचना में कि जब देश में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों की जनसंख्या है, तो हर सभी को कैसे मतलब फ़ैसला लेने में शामिल किया जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी मुश्किल है। इसके साथ ही बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया, इसकी एक आलोचना ये भी की जाती है कि ये बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। सबकी राय लेने और बहस करने में बहुत समय लग जाता है। इससे फैसले लेने में देरी हो सकती है और अगर कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही विभाजन और टकराव पैदा हो सकता है। जब लोग अपनी अपनी राय ज़ोर ज़ोर से रखने लगते हैं तो गुटबाजी हो सकती है। हर समूह अपनी बात पर अड़ सकता है, जिससे आपसी सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है। परिणाम, राजनीति में टकराव और रुकावटें बढ़ सकती हैं। मतलब कहने का ये है कि विभाजन और टकराव पैदा हो सकता है। जैसे कि कोई नीति बनाई जा रही है, अब कोई जो समूह है वो उस नीति से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपनी बात पर मतलब वो अपनी सहमति ना दे फिर, तो ऐसे में राजनीति में टकराव और रुकावटें बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे ऐसा कहकर भी मतलब इसकी आलोचना की जाती है। इसके अलावा आलोचना का एक तर्क ये है कि कुछ लोगों का ज़्यादा प्रभाव। देखिए, सब लोगों के पास एक जैसी जानकारी या संसाधन नहीं होते। इससे होता यह है कि ज़्यादा पढ़े लिखे, अमीर या ताकतवर लोग फैसलों पर ज़्यादा असर डाल सकते हैं और गरीब या कमज़ोर वर्ग की आवाज़ दब सकती है। इसके अलावा बड़े कारोबारी या राजनीतिक दल अपनी पसंद के अनुसार फैसले करवाने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है दोस्तों कि हो सकता है कि कुछ लोगों का अधिक प्रभाव हो जाए, जैसे कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन जो प्रभावशाली लोग हैं, ठीक है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या जो ज़्यादा अमीर या ताकतवर, राजनीतिक रूप से कोई ताकतवर व्यक्ति है, तो मतलब जो प्रभावशाली लोग हैं उनका असर ज़्यादा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है मतलब कि बड़े कारोबारी या राजनीतिक दल अपनी पसंद के अनुसार फैसले करवाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा बहुमत का अत्याचार। देखिए, जब फैसले जनमत से होते हैं तो अधिकांश लोग अल्पसंख्यक की इच्छाओं को नज़रअंदाज कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है, जब जनमत से कोई फैसला लिया जाता है तो जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट होते हैं तो उसी के फैसलों को माना जाएगा, और जो अल्पसंख्यक विचार वाले जो फैसले हैं तो उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 2 विकल्प हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई 2 विकल्प हैं जिसमें से एक विकल्प पर, ठीक है, मान लीजिए एक विकल्प पर 95 लोग सहमत हैं, ठीक है। अब 5% जो लोग हैं वो इस एक विकल्प से सहमत नहीं है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प है, ठीक है। तो ये जो 5% लोग हैं, इनका जो विचार है, ये 5% विचार रखने वाले जो लोग हैं, इनके विचार को नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा खर्चीला, मतलब मीटिंग्स, बहस, जानकारी फैलाना, सबके सुझाव लेना, यह सब करने में बहुत पैसा, समय और संसाधन लगते हैं। तो ये प्रक्रिया खर्चीली हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन दोस्तों इसके समर्थक भी हैं। ये जो सहभागी लोकतंत्र है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के समर्थक भी हैं।
जो लोग सहभागी लोकतंत्र के पक्ष में हैं उनका ये कहना है, इससे लोग सरकार से जुड़े रहते हैं, सरकार जवाबदेह बनती है, नीतियाँ सरकार की ज़रूरतों के अनुसार बनती हैं और लोकतंत्र मजबूत होता है। तो इसके पक्ष में ये सारे तर्क दिए जाते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विमर्शी लोकतंत्र क्या है। ये भी दोस्तों बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, विमर्शी लोकतंत्र का मतलब है लोकतंत्र की ऐसी प्रक्रिया जिसमें फैसले लेने से पहले लोग आपस में बैठकर सोच समझकर तर्क और विचारों के आधार पर चर्चा करें और फिर कोई फैसला लें। यानी यह लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने या नेताओं को चुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आम लोग भी नीतियों और निर्णयों में सीधे विचार देने और बहस करने का हिस्सा बनते हैं। इसमें लोग और समूह किसी नीति या कानून पर बैठकर तर्क, चर्चा और सम्मान से बातचीत करते हैं। देखिए, सहभागी लोकतंत्र की तरह ही आपको ये भी थोड़ा सा प्रतीत हो रहा होगा, ऐसे सहभागी लोकतंत्र की तरह ये दिख रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। विमर्शात्मक जो लोकतंत्र है, विमर्शी जो लोकतंत्र है, इसमें क्या होता है, इसमें चर्चा की जाती है, इसमें तर्क के आधार पर बातचीत की जाती है, ठीक है। इसमें एक दूसरे को सम्मान देकर बातचीत की जाती है। मतलब ये है, इसका मूल कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी निर्णय लिया जाना है, ठीक है, कोई भी नीति बनाई जा रही है, कोई भी कानून बनाया जा रहा है, कोई निर्णय लिया जा रहा है, तो उस पर अच्छे से संवाद होना चाहिए, तर्क वितर्क के आधार पर, ठीक है, अच्छे से चर्चा होनी चाहिए, अच्छे से संवाद होना चाहिए, ताकि एक सही निर्णय लिया जा सके। इसमें मुख्य बात ये होती है कि एक अच्छा निर्णय कैसे लिया जा सके, इस तक पहुंचने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाता है, अधिक से अधिक लोगों की से बातचीत करने का प्रयास किया जाता है, ताकि एक सही निर्णय लिया जा सके। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिए दोस्तों। विमर्शी लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें जैसे कि सहभागी लोकतंत्र की तरह सभी आम लोगों को शामिल किया जाए। आम लोग भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात को समझिए। ये जो विचार है दोस्तों विमर्शी लोकतंत्र का, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि सोच समझकर तर्क और विचारों के साथ चर्चा की जाए, तब जाके कोई डिसीज़न लिया जाए। जैसे कि मान लो लोकसभा में सांसद बैठे हुए हैं, ठीक है, अब कोई बिल आया, कोई बिल पास करना है, कोई विषय है जिस पर कोई बिल पास करना है, तो अब उस विषय पर विमर्शी लोकतंत्र के अनुसार उस विषय पर अच्छे से पहले चर्चा हो, ठीक है, अच्छे से चर्चा हो, सोच समझ कर सारी चर्चाएँ की जाएँ, तर्क के आधार पर बातें हों, ठीक है, जो भी विषय है उससे संबंधित सारी जानकारी इकट्ठी की जाए, अच्छे से सोच समझकर कोई निर्णय लिया जाए, अच्छे से सोच समझ के बिल को पास किया जाए। यही है विमर्शी लोकतंत्र। विमर्शी लोकतंत्र यही है, ठीक है। अगर सांसद कोई निर्णय ले रहे हैं तो अच्छे से तर्क वितर्क करके, अच्छे से आपस में संवाद करके निर्णय लें, ठीक है। विमर्शी लोकतंत्र यही है कि विशेषज्ञों से बात कर ली जाए, कई सारे जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग क्षेत्र के, तो उनसे बात कर ली जाए ताकि और ज़्यादा अच्छे से डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। जैसे कि यहाँ पे और अच्छे से बताया गया है, देखिए, चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद या विधायक या जो भी जिस देश में चुने हुए प्रतिनिधि को कहा जाता है, तो वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं इसमें। नागरिकों के प्रतिनिधि समूह, अब देखिए अलग अलग नागरिकों के समूह हैं, जैसे कि मान लीजिए कई सारे दबाव समूह हैं। व्यापारी वर्ग का अपना एक संगठन है, अपना एक समूह है, ठीक है। अब व्यापारी वर्ग का कोई मान लीजिए व्यापारी है, कोई मान लीजिए मोबाइल का व्यापारी है, फ़ोन का व्यापारी है, व्यापारी का कोई संगठन है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन जो मोबाइल फ़ोन है उसका कोई समूह है, ठीक है। उन मोबाइल फ़ोन के व्यापारियों का कोई संगठन है, कोई समूह है, तो उसका कोई प्रतिनिधि अपने विचार रख सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि जो कोई दूसरा व्यापारी का संगठन है, ठीक है, तो उसका जो प्रतिनिधि है वो अपने विचार रख सकता है। मान लीजिए अगर जीएसटी की बात हो रही है तो वो जीएसटी पर सरकार को अपने सुझाव दे सकता है। तो जो अलग अलग जो नागरिक संगठन है तो उसके प्रतिनिधि समूह भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। मिलकर चर्चा कर सकते हैं और समाधान खोजते हैं। आम लोग भी अपनी राय रख सकते हैं, इसमें आम लोग भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। आम लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट यही है, एक संतुलित निर्णय लेना। इससे फैसले ज़्यादा सोच समझ और संतुलित बनते हैं, एक अच्छा निर्णय लिया जा सके, ठीक है। यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें क्या तरीके हैं, जैसे कि कुछ तरीके हैं, जैसे कि नागरिक सभा। अब नागरिक सभा के द्वारा कई सारे विचार सामने आ गए, ठीक है। जैसे कि आम नागरिकों का एक प्रतिनिधि समूह किसी मुद्दे पर विचार करके सुझाव देता है। मान लीजिए कि कोई आम नागरिकों का कोई समूह है, तो उसने आपस में डिस्कस किया, कई सारे जो प्रतिनिधि थे उसके, उन्होंने आपस में डिस्कस किया, फिर किसी मुद्दे पर सरकार को कोई सुझाव दे दिया, सजेशन दे दिया। इसके साथ ही विमर्शी जनमत सर्वेक्षण, पहले लोगों की राय ली जाती है, फिर उन्हें मुद्दे की जानकारी दी जाती है, चर्चा कराई जाती है और फिर दोबारा राय पूछी जाती है। इससे ज़्यादा समझदारी वाले राय सामने आती है। जैसे कि सर्वे के द्वारा कोई राय ले ली गई, लोगों को कोई जानकारी दी गई किसी मुद्दे के बारे में और लोगों से फिर उनकी राय ली गई। तो ये सारी बातें हैं, ये तरीके हैं इसमें। देखिए दोस्तों, अगर आपको सहभागी लोकतंत्र और विमर्शी लोकतंत्र का अंतर नहीं समझ में आया तो इसे पूरा समझिए, समझ में आ जाएगा आपको सारी बातें। बाकी मैं और अच्छे से आपको अभी समझा दूंगा दोनों में क्या अंतर है मेन। देखिए, अभिजात्य विमर्श
और जनसाधारण विमर्श, इसका क्या मतलब है? मतलब ये जो विमर्शी लोकतंत्र है इसमें ये हमें दो प्रकार के दिखते हैं। एक अभिजातीय विमर्श हो गया, जिसमें क्या होता है कि जो जो विशेषज्ञ हैं, जो न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, जो संसद है, जिसमें जिसमें सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, मतलब जनता के जो प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ पर जब वो अच्छे से चर्चा करके, अच्छे से फैसला करके कोई निर्णय ले रहे हैं, तो ये हो गया कि अभिजात्य विमर्श हो रहा है यहाँ पर। मतलब जो एक एलीट क्लास है, हालांकि प्राचीन समय जैसा कोई एलीट क्लास की बात नहीं हो रही, मतलब जैसे कि सांसद हो गए जिनको कई सारे अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है, न्यायाधीश हो गए जिन पर काफ़ी जिम्मेदारी है, जैसे कि न्यायालय के पास ये जिम्मेदारी है कि उसे संविधान की रक्षा करनी है, ठीक है, संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चले, इस पर ध्यान रखना है। तो मतलब ये जो विशेषज्ञ हो गए, न्यायालय हो गए, संसद जैसी जो संस्थाएं हैं, यहाँ पर अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है, अगर उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और फैसला वगैरह काफ़ी विचार विमर्श करके, संवाद करके लिया जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे अभिजातीय विमर्श, ठीक है। उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि भारत का ही उदाहरण यहाँ पर लिया गया है कि भारतीय संसद में मान लीजिए कि कानून बनाया जा रहा है और कानून बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी मतलब डिबेट हो रही है, तो ये आप इसे कह सकते हो अभिजातीय विमर्श, यानी कि विमर्शी लोकतंत्र का एक आपको प्रतीत यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब एक विमर्शी लोकतंत्र का ही एक चिन्ह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। संविधान सभा में संविधान निर्माण, जैसे कि भारतीय संविधान सभा ने जब भारतीय संविधान का निर्माण किया तो किस प्रक्रिया का पालन किया कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो आपस में कई मुद्दों पर बहस कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, संवाद कर रहे थे अच्छे से। उसके बाद कई सारे प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके साथ ही जनसाधारण विमर्श, मतलब विमर्शी लोकतंत्र ही है ये, लेकिन विमर्शी लोकतंत्र से ही संबंधित मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण दिए, लेकिन यहाँ पे हमें अभिजातीय विमर्श और जनसाधारण के विमर्श को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए जो जनसाधारण विमर्श है वो इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें आम लोग स्वयं चर्चा में भाग लेते हैं और अपनी राय और सुझाव साझा करते हैं और कुछ मामलों में निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ग्राम सभा में बजट या विकास परियोजनाओं पर चर्चा, किसी शहर में नागरिक संवाद मंच, मतलब जैसे कि ग्राम सभा हो गई। अब ग्राम सभा में हम जानते हैं कि भारत में ग्राम सभा होती है, उसके सभी जो गांव के जो सभी वयस्क होते हैं, 18 साल के ऊपर के जो स्त्री पुरुष हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब ग्राम सभा के सदस्य आपस मतलब एक जगह पर इकट्ठा हुए, फिर वो बजट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, विकास परियोजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या है, यह है जनसाधारण विमर्श है। तो यहाँ पर दो प्रकार के विमर्शी लोकतंत्र हमें दिखाई देते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम दोस्तों बात कर रहे हैं विमर्शी लोकतंत्र की विशेषताएं। तो देखिए इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। चर्चा और तर्क पर आधारित, मतलब निर्णय लेने से पहले लोग और या उनके प्रतिनिधि सोच समझकर बहस और तर्क वितर्क के माध्यम से निर्णय लेते हैं। मतलब जो भी निर्णय वगैरह लिया जाता है उसमें चर्चा और तर्क आधारित, मतलब तर्क भी शामिल होता है, ठीक है। चर्चा और तर्क पर आधारित निर्णय लिए जाते हैं। इसके साथ ही जनता की राय का सम्मान, लोकतंत्र में हर किसी की राय सुनी जाती है, चाहे वह आम नागरिक हो या विशेषज्ञ, और निर्णय में उसे महत्व दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जनता की राय को सम्मान दिया जाता है, जनता की राय भी जानी जाती है। साझा समाधान खोजने का प्रयास, मकसद केवल बहस करना नहीं बल्कि सभी पक्षों की बात सुनकर संतुलित और उचित समाधान निकालना होता है। तो इसकी एक विशेषता यह है कि साझा मतलब मिलकर समाधान खोजने का प्रयास इसमें किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की भूमिका, मतलब हर आम नागरिक सीधे शामिल नहीं हो सकता, प्रतिनिधि और विशेषज्ञ विमर्श के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया को संचालित करते हैं। मतलब आम नागरिक को भी शामिल करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अगर किसी विषय पर आम नागरिक को सीधे शामिल नहीं किया जा पाता तो जो प्रतिनिधि हैं, जो विशेषज्ञ हैं, ठीक है, तो वही अच्छे से विचार विमर्श करके निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। जटिल मुद्दों पर विचार, अब देखिए कई सारे जटिल मुद्दे होते हैं जिस पर विचार की आवश्यकता होती है, बातचीत की आवश्यकता होती है। तो ऐसे मुद्दों में काफ़ी ज़्यादा ये उपयोगी होता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, पर्यावरण आदि विवेचना और विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले मुद्दों पर विमर्श किया जाता है। लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ाना, देखिए विमर्शी प्रक्रिया से निर्णय अधिक वैज्ञानिक, न्यायसंगत और संतुलित बनते हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मतलब ये जो विमर्शी लोकतंत्र है यह लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी सहायक है, क्योंकि विमर्शी प्रक्रिया से क्या होता है, मतलब अच्छे से सोच समझ के बातचीत की जाती है, तर्क के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे की राय भी पूछी जाती है, सुझाव भी लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है जो निर्णय आता है वो और ज़्यादा संतुलित, न्यायसंगत और वैज्ञानिक निर्णय लिए जाते हैं, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। तो यहाँ भी ये बातें आपको समझ में आई। अब देखिए विमर्शी लोकतंत्र के क्या फ़ायदे हैं। बेहतर फैसले, चर्चा और विचार के बाद फैसले लिए जाते हैं, इसलिए वे ज़्यादा तर्कसंगत, संतुलित और समाज के हित में होते हैं। मतलब बेहतर फैसले लेने में ये सहायक है। इसके साथ ही नागरिक जुड़ाव में बढ़ोतरी, लोग महसूस करते हैं कि वे फैसलों का हिस्सा हैं, इससे उनकी भागीदारी और जिम्मेदारी बढ़ती है। नागरिक जुड़ाव भी होता है, नागरिक भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अपने आप को जुड़ाव
अपना मतलब जुड़ाव महसूस करते हैं। सामाजिक एकता और विश्वास, जब अलग अलग लोग साथ मिलकर बात करते हैं तो उनमें आपसी समझ और सामाजिक विश्वास बनता है। तो ये विमर्शी लोकतंत्र का एक फ़ायदा ये है कि सामाजिक एकता और सामाजिक आपस लोगों का आपसी विश्वास भी बढ़ता है। दोस्तों, अभी यहाँ पर हमने विमर्शी लोकतंत्र की विशेषताओं को, इसके फ़ायदे को देखा। अब यहाँ पे हम इसकी चुनौतियों की बात करते हैं। देखिए, समय और संसाधन की ज़रूरत, विचार विमर्श में समय लगता है, तैयारी चाहिए और सभी को बराबरी से जोड़ना मुश्किल होता है, तो समय अधिक लगता है और संसाधनों की भी अधिक ज़रूरत है। ठीक है, हर चीज़ की हर किसी की आवाज़ सुनी जाए, यह सुनिश्चित करना कठिन है। कभी कभी ताकतवर या प्रभावी लोग बहस पर हावी हो जाते हैं, जिससे कमज़ोर वर्ग की आवाज़ दब जाती है, तो ये भी इसकी एक चुनौती है। तो यहाँ तक अभी हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हमने विमर्शी लोकतंत्र को पढ़ लिया, सहभागी लोकतंत्र को समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार अंतर बता देता हूँ, क्योंकि सहभागी लोकतंत्र और विमर्शी लोकतंत्र का अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, सहभागी लोकतंत्र में क्या होता है, लोग खुद जाकर काम में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि नीतियाँ बनाना, योजना बनाना, नीतियों को लागू करवाना, ठीक है, निगरानी रखना, तो लोग खुद ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देकर भी बताया गया है, जैसे कि गाँव की ग्राम सभा में जाकर यह कहना कि हमारे गाँव में पानी की टंकी चाहिए, मतलब समस्या बताई गई। जो व्यक्ति है, जो गाँव के सदस्य हैं, वो डायरेक्टली सामने आए, ठीक है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे गाँव की ये समस्या है, हमें इसके लिए कुछ समाधान निकालना चाहिए या सरकार को ये बताना चाहिए कि सरकार इसके लिए निर्णय ले या हम सरकार को जो राय दें उसके अनुसार सरकार निर्णय ले। ठीक है, मतलब यहाँ पे लोग खुद भागीदारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आरटीआई फाइल करना, कोई सूचना चाहिए तो किसी जो विभाग है, कोई भी सरकारी विभाग है, तो वहाँ पे व्यक्ति ने आरटीआई फाइल की। ठीक है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान में खुद झाड़ू लगाना, जो अभी मतलब स्वच्छ भारत अभियान है उसमें खुद झाड़ू लगाना, तो मतलब ये क्या है कि व्यक्ति यहाँ पे खुद पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ये सब एक्शन वाले काम, मतलब व्यक्ति खुद पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन विमर्शी लोकतंत्र क्या है, तो देखिए, इसमें मुख्य मतलब फोकस किया जाता है कि जो समाधान ढूंढा जाए वो अच्छे से चर्चा करके, तर्क वितर्क के आधार पर अच्छे से डिबेट करके, सोच समझ कर, ठीक है, उसके आधार पर समाधान ढूंढा जाए। तो आई होप यहाँ पे अब आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल में यहाँ पे दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे अच्छे से बताया गया है उदाहरण देकर, जैसे कि संसद में बिल पर बहस करना, यह बिल गरीबों के लिए ठीक है या नहीं। तो देखिए, विमर्शी लोकतंत्र में यहाँ पे विमर्शी लोकतंत्र का ये उदाहरण दिया गया है। तो देखिए, विमर्शी लोकतंत्र में ज़रूरी नहीं कि आम नागरिक खुद संसद में जाए, बल्कि इसका मतलब है कि फैसला लेने से पहले जो भी लोग निर्णय प्रक्रिया में हैं वे खुलकर चर्चा करें, सभी दृष्टिकोण सुनें और तर्कों के आधार पर निर्णय लें। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक सामान्य सा उदाहरण लिया है आपको समझाने के लिए बस। देखिए, सहभागी लोकतंत्र है, तो जैसे कि मैं नाली खुद ठीक करवाने गया, मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है कि जैसे कि मैं नाली खुद ठीक करवाने गया, इसको यहाँ पे ऐसे समझिए, जैसे कि सरकार ने नाली ठीक करवाने के लिए ऑर्डर दे दिया और नाली ठीक की जा रही है। अब व्यक्ति खुद निगरानी कर रहा है, जो स्थानीय व्यक्ति है वो खुद जाके देख रहे हैं कि भाई नाली सही से ठीक हो रही है या नहीं, तो व्यक्ति खुद देख रहा है। ठीक है, वो खुद मतलब यहाँ पे अच्छे से देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सहभागी लोकतंत्र। विमर्शी लोकतंत्र कैसा है, तो इसमें अधिक सुझाव दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने पंचायत में सुझाव दिया कि नाली की दिशा गलत है, सबने तर्क दिए और मिलकर निर्णय लिया गया, तो ये क्या हो गया, ये विमर्शी लोकतंत्र हो गया कि इसमें चर्चा अधिक होती है। ठीक है, सहभागी लोकतंत्र में भी सुझाव होता है, लेकिन यहाँ पे विमर्शी लोकतंत्र में क्या होता है, सही निर्णय लिया जाए इसके लिए चर्चा अधिक होती है, संवाद अधिक होता है। आई होप काफ़ी डिटेल में यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।